हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके लिए ये वीडियो जो है इसका जो विषय है तो यूपी जो है स्पेशल रखा गया है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का ही वीडियो है। आप लोग जो है इसमें जो है आज देखेंगे भौतिक संरचना व जलवायु संक्षिप्त की। इसके अलावा मिट्टी, जल, नदी, ये सब भी आपको हम बताएंगे। तो जो है हमारा ये वीडियो आज का थोड़ा लंबा होने वाला, और जो है इसको वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि यूपी स्पेशल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेकंड वीडियो है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आकार कैसा है यूपी का? लंबवत है। लंबवत मतलब जो है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, क्योंकि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी हम बताएंगे। तो ग्लोब पर स्थित कैसी है इसकी? तो 23 डिग्री 52 जो है मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट ये पूर्वी देशांतर के जो है मध्य स्थित है। ओके, तो आपको हम बताएं इसमें जो आपका देशांतर होता है, तो देशांतर का मतलब क्या होता है? तो एक जो देशांतर होता है, एक जैसे देशांतर है, दूसरे देशांतर की जो बीच का दूरी होता है वो 111 किलोमीटर होता है। ओके, तो आपको हम जब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर अक्षांश पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी के लिए इसमें देखते हैं यही। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की इसकी जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर है। प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है यानी कि एरिया, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, भारत का 7.33%। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो ये नगरीय क्षेत्र है 2.70%, यानी कि 6558 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी चौथे नंबर पे, आप जानते ही हैं। पहले पांचवें पे था लेकिन अब चौथे पे हो गया है। अब आप लोग पता करिए क्यों ऐसा है। ठीक है, तो 2014 के जो है पहले ऐसा था। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में, तो खीरी सबसे बड़ा है, फिर सोनभद्र दूसरे स्थान पे, हरदोई तीसरे पे है, सीतापुर चौथे पे है, प्रयागराज पांचवें पे है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले जो हैं बढ़ते क्रम में, तो हापुड़ सबसे छोटा है, इसका है 660 वर्ग किलोमीटर एरिया। फिर गाजियाबाद है, फिर भदोही, फिर शामली, फिर गौतम बुद्ध नगर। अब उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती जिले व प्रदेश व देश। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला है बलिया, सबसे पूर्वी, और शामली सबसे पश्चिमी जिला है। और सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। नेपाल से सटे जो है 7 जिले हैं, ये सुबह मैंने बताया था जो है पहले वीडियो में। तो आपका जो है पूर्व से देखते हैं, तो इसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये क्रम में लगे हैं। अब देख लीजिए प्रदेश की सीमा जो नेपाल के साथ लगती है तो कितनी है? 579 किलोमीटर। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है, क्योंकि इसमें एक यूनियन टेरिटरी है और 8 जो है आपके राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी कौन सी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तराखंड से सटे 7 जिले हैं क्रमशः। सहारनपुर पहला है, फिर मुजफ्फरनगर, उसके बाद में बिजनौर पड़ता है, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से सटे जो जिले हैं वो उनकी संख्या है 6, जो कि क्रमानुसार है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से सटे जो जिले हैं वो उनकी संख्या है 2, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो नदी का निर्धारण जो है सीमा करती है वो कौन सी? यमुना। राजस्थान से सटे हुए यूपी के 2 जिले, तो कौन से हैं? उत्तर से दक्षिण देखते हैं, आगरा है और मथुरा। मध्य प्रदेश से जो सटे हुए जिले हैं यूपी के, उनकी संख्या है 11। ये इंपॉर्टेंट ही, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जो है आप हल्के मत लेना एकदम। ये जो यूपी जो है एसआई, यूपी जो है कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश का जो है समीक्षा अधिकारी, सभी में इंपॉर्टेंट ये जो है रोल अदा करने वाला है, ये मान लीजिए। तो 11 जिलों के नाम देखिए। आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार से सटे जो है जिले कौन से हैं? तो दक्षिण से उत्तर देखते हैं। तो दक्षिण से उत्तर जैसे नीचे से सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर जिसको पडरौना कहते हैं, और महाराजगंज है। महाराजगंज बोले तो सबसे उत्तरी है। छत्तीसगढ़ से जो सटे जिले हैं तो एक ही है केवल, सोनभद्र। और झारखंड से भी सटा हुआ एक ही है, सोनभद्र।
सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है, ये मैंने बताया था पहले भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा वाले जिले कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश और हिमाचल, क्योंकि जो है इनमें थोड़ी थोड़ी जो कि सहारनपुर से लगती है सीमा उसकी है। तीन तरफ मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? ललितपुर। ललितपुर जो है जैसे श्रीलंका लटका हुआ है अंडे की तरह, वैसे ही लटका हुआ है, मध्य प्रदेश में घुस गया है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। चलिए, उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी बिंदु यानी सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी यानी कि बलिया और सबसे पश्चिमी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? तो बलिया को स्पर्श करता है बिहार और हरियाणा करता है शामली को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्राकृतिक विभाजन देख लेते हैं। इसमें है उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है, तो हाँ भाग है। प्राकृतिक विभाजन तो गंगा का मैदान, भांभर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार। ये आप लोग जो है आती है मैप की जो है कि बुक आती है, उसको आप लोग लीजिए। बिना बुक के आप लोग जो है कोई भी तैयारी नहीं कर सकते हैं मैप के बिना। एक आप जो है मैप की ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड की आती है, बहुत अच्छी होती है, वो आपको 200-250 में मिल जाएगी, किसी भी स्टेशनरी दुकान पे चले जाइए। चलिए, राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है, तो भांबर क्षेत्र। कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है, तो भांबर जो है इसको कहते हैं। भांबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला है, तो यानी कि तरी वाला क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि जो नदियां होती हैं वो आके यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है समा जाती हैं, उसके बाद में उनका उद्गम अलग फिर होता है, यानी कि जो है सीधे पहाड़ों से आके जो है सीधे नहीं आती हैं। ठीक है, ये इनका जो है मेन जो है फंक्शन है। तो समतल नम व दलदली भूमि होती है, तो तराई क्षेत्र की होती है। तराई क्षेत्र वाले जो है आपको जिले बता दिए गए हैं। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं, तो धान और गन्ना है। जैसे कि आपका लखीमपुर हो गया, बलिया हो गया, सीतापुर हो गया और बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, ये सब जिले। अब यमुना के पूर्व गंडक के पश्चिम में स्थित जिले हैं, तो उन जो है या फिर जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? तो मैदानी क्षेत्र। तराई के उत्तर और बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित जिले जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्र। अब गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई काप, कीचड़ व बालू से निर्मित जो मिट्टी होती है वो जो है कैसी है? तो वो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, और वो जो है उसको कहते हैं खादर यानी कि कछार, जो कि बहुत ही पैदावार हो देती है। चलिए अगला पॉइंट, मैदानी क्षेत्रों के नवीन कॉप निक्षेपों को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। मैदानी जो क्षेत्रों के पुराने काप निक्षेपों को कहा जाता है, तो बांगर कहते हैं, यानी कि पुराने हो जाते हैं वो। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई है तो 80 से 300 मीटर है। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर से पश्चिम तो कैसा है? दक्षिण से पूर्व की ओर है, तो ये ऐसा है। चलिए देखते हैं, खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं, तो बीहड़ बनते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है, तो चंबल व यमुना तट पर हुआ है। आप चंबल को तो बहुत सुने होंगे। चलिए, प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है, तो चंबल यमुना में। और मैदानी क्षेत्रों की मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो ये गेहूं, धान, आलू हैं। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है, तो पठारी जो है पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र है। इसमें टोटल आपके 8 जिले आते हैं, ये आपको हम बाद में बताएंगे। तो आगे देखिए, पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर, लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं लगभग 600 मीटर ऊंची। तो आप कभी जब जो है मिर्जापुर जाएंगे, उस मिर्जापुर में एक जो मंदिर पड़ता है, तो वो जो है आप कभी जाइए तो वहां से देखिए एक सटा हुआ एक पहाड़ी जैसे रेंज एक पड़ती है, उसको आप देखिए, बहुत अच्छी लगती है देखने में, दूर से ही दिखती है, बहुत दूर से। अब चलिए अगला पॉइंट, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है, तो वो कौन सा है? सोनभद्र में। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का जो विस्तार है तो कितना है? 11 जिलों में। विंडम, टांडा, कुशेहरा व खड़ंजा जलप्रपात फाल हैं, तो मिर्जापुर में।
ये मिर्ज़ापुर आप जाइए तो वहाँ पे जलप्रपात हैं बहुत अच्छे-अच्छे। इसी तरह जो है वहाँ पे चंदौली में भी है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है तो गंगा यमुना बहती हैं। बुंदेलखंड पठारी पहाड़ी क्षेत्र की सीमा पर बहती हैं तो बेतवा नदी भी बहती है पश्चिमी सीमा पर, उत्तरी पर बहती है, ठीक है। और इनकी ढाल किधर है तो उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड की जो है मुख्य फसलें कौन सी है, दलहन और तिलहन है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में नम भूमि यानी वेटलैंड जो क्षेत्र है उसका एरिया कितना है तो 5.15%। वेटलैंड्स जो है ये इंडिया में कुछ हैं, तो अभी यूपी में भी हैं। तो वेटलैंड जो है आपको हम पढ़ाएंगे जब तो उसमें बताएंगे। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड वाला क्षेत्र है तो सोनभद्र है, 5% इसमें है। प्रदेश का सबसे कम नम भूमि वाले जिले हैं तो बागपत व हाथरस, 0.18%। सोचो, 1% भी नहीं। अब जलवायु देखते हैं। तो जलवायु जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी धरातली जो विषमताएं हैं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता है। प्रदेश में वर्ष भर में घटित होती हैं तो 3 ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा और ऋतु। प्रदेश में मार्च से जून तक रहता है तो ग्रीष्म ऋतु। प्रदेश का सबसे गर्म महीना है तो जून। अब मई होने लगा है धीरे धीरे, इसमें गलत दे दिया, चलिए हम बता दे रहे हैं ना। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने का तापक्रम कैसा है तो बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप जो है मौसम पढ़ेंगे जो है तब उसमें क्लाइमेटोलॉजी उसमें जो है आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे जो आप है वो याद कर लीजिए बस, अगर डीप में पढ़ना है तो उसकी बात अलग है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है तो आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का, यानी कि जितना जो है जैसे आप ये लखनऊ से मान लीजिए और प्रयागराज के आसपास से जैसे पीछे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश के साइड वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने का कारण क्या है तो ये क्या है, कर्क रेखा का नज़दीक होना। कर्क रेखा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो है इलाहाबाद के पास से गुजरती है, नैनी के पास, नैनी से। तो उत्तर प्रदेश के 7 जो है राज्यों से गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। मिजोरम, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, और आपका जो है यूपी है ही है, और राजस्थान है, झारखंड है, इनमें से, और गुजरात से भी है। चलिए, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है तो पूर्वा नाम से। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% प्राप्त होती है तो किससे, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। प्रदेश में पूर्व से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा होती है तो तराई में सबसे जो है ज़्यादा और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सबसे कम। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले तो गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर, मथुरा में 54। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम जो है वह उत्तर से दक्षिण चलने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। ओके। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना है तो जुलाई। उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि है 56 दिन, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह मात्र 32 दिन की है। प्रदेश में विभिन्न भागों की औसत वर्षा तराई क्षेत्र में है 150 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती में 94 सेंटीमीटर और पश्चिमी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर, दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर। तो टोटल प्रदेश की बन गई 95 सेंटीमीटर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक रहता है तो शीत ऋतु रहता है, आपको पता होना चाहिए, 4 महीने का माना गया है मोटा मोटा। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना है तो जनवरी है। और शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापक्रम बढ़ता है तो हाँ बढ़ता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है तो उत्तर पश्चिम के जिलों का, क्योंकि हिमालय से लगे हुए हैं, तलहटी में है हिमालय के, इसलिए। अब कृषि, मिट्टी, पशुपालन, संस्कृति देखते हैं इसकी। तो प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है तो 20 यानी कि जोन बनाए गए हैं। प्रदेश में कुल जो है कृषि जलवायु क्षेत्र हैं तो ये 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र हैं तो 8 हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में 59.3% लोग लगे हैं। 2011 का ही जो है अभी तक जनगणना चल रहा है, 21 में आ जाना चाहिए, लेकिन जो है कोरोना ने उसको दे दिया धोखा, तो भैया हो गया लेट, और 2023 भी गया, अब 24 भी आ गया, पता नहीं कब आएगा कब नहीं, चलिए छोड़िए। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2014-15 के डेटा के अनुसार 24,170 हेक्टेयर है। कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल कितना है तो 16,59,000 हेक्टेयर,
ठीक है। ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि है, तो ये आप ईयर देखते रहिए, हम ऐसे बता रहे हैं। 462,000 हेक्टेयर, यानी कि 4,62,000 हेक्टेयर। तो कृषि बेकार भूमि है कितनी, तो 4,04,005,000 हेक्टेयर। अस्थाई चारागाह है तो 65,000 हेक्टेयर। अन्य जो है वृक्षों, झाड़ियों आदि भूमि का जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 305,000 हेक्टेयर। वर्तमान प्रति भूमि कितनी है, तो 1122,000 हेक्टेयर। अन्य प्रति भूमि है तो 509 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर। अब देखते हैं कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि कितनी है, तो 3,46,000 हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो 16,598,000 हेक्टेयर। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल तो 95,49,000 हेक्टेयर। कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो 26,147,000 हेक्टेयर। ये आप ईयर देखते रहिएगा लेकिन इसका डेटा। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या कितनी है, तो 22,92,02,900। ठीक है, ये है। और कृषि गणना 2011 के अनुसार क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 17,89,000 हेक्टेयर। चलिए अगला। कृषि गणना 2010-11 के राज्य के कुल क्रियाशील जोतों में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम व बृहद जोतों की जो है प्रतिशत कितना है, तो इसमें जो है क्रियाशील जोतों का जो है सीमांत का है 79.23, लघु का है 13.14, अर्ध मध्यम का 5.79 और मध्यम का है इसमें जो है 1.73 और बृहद का है 0.11%। चलिए अगला पॉइंट है 2011 की जो राज्य सीमांत, लघु और बृहद जोतों का औसत आकार कितना है, तो ये आप सामने लिखा देख लीजिए। कृषि जनगणना के अनुसार सभी वर्गों का औसत जोत आकार कितना है, 0.76 हेक्टेयर। अब मृदा संरचना देखते हैं। तो जो है प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बना गंगा यमुना मैदान कहलाता है। अब अगला पॉइंट है गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है किस नाम से, खादर व बांगर। ठीक है, यानी कि खादर जो आपकी हो गई ये आपकी नवीन हो गई, यानी कि जैसे पिछले साल नदी के द्वारा निक्षेप छोड़ा जाता है वो, और बांगर मतलब पुराना, जैसे 10-5 साल पहले का, उसको कहते हैं। तो खादर बहुत उपजाऊ होता है, बांगर हल्का कम या ना के बराबर कभी कभी हो जाता है। तो स्थानीय भाषा में नई जलोढ़, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट को कहा जाता है तो खादर मृदा कहते हैं। स्थानीय भाषा में पुरानी मृदा को क्या कहते हैं, तो बांगर मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है तो काप, कीचड़ व बालू से। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी होती किसकी, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव तत्व की, क्योंकि ये घुलनशील होते हैं, ये बह जाते हैं। चलिए अगला। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणी व क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, लवणी जो होती हैं उन्हें ऊसर या बंजर, और जो क्षारीय होती हैं उन्हें कल्लर या रेह कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, या बहुत लोगों को पता नहीं होगा लवणी क्षारीय मृदा कैसे, उनको क्या कहा जाता है, कहाँ पे। चलिए, मैदानी क्षेत्र में कुछ जो है मात्रा में मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है, यानी मृदा पाई जाती है, तो कहाँ पे, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, इन जिलों में, क्योंकि ये राजस्थान से सटे हुए जिले हैं। इम्पोर्टेंट है, जब आप जो है क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैप के सहारे आप पढ़िए जो अच्छा रहेगा आपके लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है, तो वहाँ पे जो है काली मृदा मिलती है। रेंगुर, करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है किसको, काली मृदा को। लाल मृदा परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़, भोंटा आदि मृदा पाई जाती है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। एक मिनट रुकिए, पानी पी रहे हैं। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन यानी जल से वाली नदी जो है कौन सी है, तो चंबल नदी क्षेत्र में आता है। क्योंकि वहाँ पे देखे होंगे आप लोग 15-15, 20-20 गहरे खड्ड टाइप के बन गए हैं, जिसमें पहले की जो है चंबल के डाकू लोग छुपते थे, तो वही इसमें बताया गया है। अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं, तो इटावा व आगरा हैं। अवनालिका अपर्दन के कारण जो है बनते हैं तो बीहड़ बनते हैं, जैसे एक मूवी आई थी बीहड़, बीहड़ के जो है डाकू। चलिए मूवी छोड़िए, अगला। राज्य में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है तो मथुरा और आगरा है, क्योंकि ये राजस्थान से सटे हैं भाई।
फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है तो उर्वरा शक्ति की। आपको जब क्रॉप रोटेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, अभी नहीं, टाइम लगेगा। चलिए फसलों उत्पादन देखते हैं। तो प्रदेश में शस्य गहनता है कितनी, 157.53%, लेकिन जो अच्छी मानी जाती है वो 250 के आसपास मानी जाती है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है तो कौन से है, गेहूं, मूंग, चीना व लोबिया तो जायद की फसलें हैं। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है तो गंगा घाघरा दोआब के बीच में। अरहर, चना, अदरक की सर्वाधिक खेती होती है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि वहां पे जो है, इसलिए क्योंकि वहां पे जो है पानी की मात्रा कम है। रुहेलखंड, गंगा यमुना दोआब में की जाती है तो थोड़ी मात्रा में कपास की भी खेती। अफीम की खेती कहाँ होती है, तो गाजीपुर और बाराबंकी में। मूंगफली का उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन सा है, तो रुहेलखंड क्षेत्र है, क्योंकि ये राजस्थान से सटा हुआ लगभग थोड़ा बहुत पड़ जाता है। चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र कौन से हैं, तो तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है तो गन्ना है। गन्ना उत्पादन के विशेष क्षेत्र कौन से हैं, तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र। राज्य में गन्ना उत्पादन के कुल जिले कितने हैं, तो 44 जिले हैं। राज्य में गन्ना उत्पादन कुल परिक्षेत्र कितने हैं, तो 9। राज्य में कुल सहकारी गन्ना विकास समितियां हैं तो 169 हैं। राज्य में कुल गन्ना विकास परिषदें हैं तो 152 हैं। ठीक है, प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं गंगा यमुना दोआब और रुहेलखंड। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप लोग जानते होंगे, मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, बागपत हो गया, हापुड़, ये सब, क्योंकि उनमें जो है थोड़ा कृषि जो है एडवांस होती है। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जबकि लंगड़ा आम का जो क्षेत्र है तो वाराणसी है जो कि प्रसिद्ध है। सफेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र सहारनपुर, जबकि स्टॉल आम का क्षेत्र है तो मेरठ और बागपत। प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे देशों में बेचा जाता है तो नवाब ब्रांड नाम से। मंडी परिषद द्वारा मैंगो पैक हाउस खोले गए हैं तो लखनऊ और सहारनपुर में। आपका लखनऊ में आपका जो है पड़ेगा, ये आपका रहमान खेड़ा में मैंगो पैक हाउस, ओके, जो कि सरकारी है। चलिए, निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र है तो प्रयागराज और कौशाम्बी। आप लोग कभी जाड़े के इसी मौसम में जाइए, प्रयागराज की रोड पे, रोड के किनारे देखिए कितने लोग जो है अमरूद बेच रहे होंगे, बहुत ही लंबे, कम से कम 2-3 किलोमीटर के एरिया में। अमरूद के लिए प्रसिद्ध प्रायोगिक एवं प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में है, जबकि आम का केंद्र कहाँ पे, तो लखनऊ में है। प्रदेश में आलू उत्पादन का विशेष क्षेत्र है, कौन सा है, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, बरेली मंडल। सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाले जिले हैं तो हाथरस व कन्नौज। देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर है तो उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में सहारनपुर व लखनऊ आम के निर्यातक जोन है, जबकि आगरा आलू का निर्यातक जोन है। प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादन जिला है तो प्रतापगढ़ है। भारत के कुल मेंथा ऑयल उत्पादन का 3/4 भाग उत्पादित होता है तो उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में पान की खेती 24 जिलों में की जाती है, लेकिन पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिले हैं तो कौन से हैं, कौन सा है मतलब, बांदा, ठीक है, बरई, मानपुर, बांदा व पाली। ललितपुर प्रसिद्ध है किस लिए, तो पान उत्पादन के लिए। अब दुग्ध विकास को देखते हैं। देश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई तो लखनऊ में 1938 में। राज्य में सर्वप्रथम 3 जिलों वाराणसी, मेरठ व बलिया में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट स्टार्ट हुआ 1973 में। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई तो 1976 में। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई 1962 में। प्रदेश में दुग्ध नीति प्रख्यापित की गई तो कब की गई, 2018 में। प्रदेश में गौपालन के लिए देने हेतु 1999 में स्थापित की गई योजना का नाम है तो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग। भैंस व किसी भी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दूध उत्पादन हेतु कौन सा है, तो गोकुल पुरस्कार दिया जाता है, बहुत मशहूर पुरस्कार है। देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है तो जो है उसको कौन सा पुरस्कार देते हैं, नंद बाबा पुरस्कार, क्योंकि नंद बाबा जो है इसीलिए जो है मशहूर थे, आप जानते होंगे, उनके यहाँ गायें बहुत थी। चलिए, राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है 348 ग्राम पर डे। कृषि योजनाएं देखते हैं। तो 2013 में प्रख्यापित नई कृषि नीति में राज्य में कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है तो 5.1% वार्षिक रखा गया है। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन 1950 लागू हुआ था, कब, 1 जुलाई 1952 से, ओके।
प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई तो 1954 से। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम यानी सीलिंग कानून 1960 से इसमें चल रहा है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ था तो 8 मई 2017 को हुआ था। किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। प्रत्येक जो है माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील यानी संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जाता है या व्यवस्था की गई तो कब से? 2012 से। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित की गई तो 2000 ई चौपालों की जो व्यवस्था है। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना हुई 1973 में। वर्तमान में मंडी परिषद के तहत प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र हैं तो 87 हैं। वर्तमान में प्रदेश में विनियमित मंडियां उपमंडियां हैं तो 251 और उपमंडियां हैं 375। मंडी परिषद के तहत उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं तो 4 किसान बाजार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चालू हुई थी? तो 1999 और 2000 में, तब से चल रही है। किसान बही खाता जोतों का जानकारी हेतु कब से चालू हुआ? तो 1992 से। किसान मित्र योजना कृषि संबंधी जानकारी हेतु 18 जून 2001 से चालू है। राष्ट्रीय कृषि व जो है मौसम आधारित फसल बीमा योजना तो 14 फरवरी 2014 से। सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना थर्ड यानी 32 जो जिले हैं उनमें ऊसर सुधार और 12 जिलों में बीहड़ सुधार तो कब से कब तक चला? 2009 से 2018 तक के। आम आदमी बीमा योजना तो 18 से 59 वर्ष के जो भूमिहीन मुखिया हैं तो ये योजना चली थी 8 नवंबर 2008 से। राष्ट्रीय किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना तो जो 60 वर्ष से ऊपर की बीपीएल परिवार धारक हैं उनको 500 रुपये प्रति जो है माह मिलेगा। तो ये योजना चल रही थी 2003 से, लेकिन ये 500 से बढ़ा के अब 1500 हो गया प्रेजेंट टाइम पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ग्रामीण खाद्य बैंक योजना तो 2007 से चालू है। ये हर्बल गार्डन योजना लुप्त हो रही औषधियों को बढ़ावा देने के लिए पौधों को जो है 2002-03 से चालू है। 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रही है तो 45 जिलों में। उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न प्रसंस्करण औद्योगिक नीति प्रख्यापित की गई तो 2012 में। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति प्रख्यापित की गई 2014 में। उत्तर प्रदेश में आलू का निर्यात किया जाता है तो ताज ब्रांड नाम से। आप याद रखना, मैंगो का एक है और एक इसका इंपॉर्टेंट है। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला है तो हमीरपुर। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि इंडिया का जो है पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा बना है, जो कि कई अवार्ड जीत चुका है। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में जैविक खेती हेतु स्थापित किए गए हैं तो 620 क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब ये होता है कि खेती को, जो जैविक खेती उसको बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं होती हैं तो उसको जो है गांव के कुछ किसान ग्रुप मिलके चलाते हैं। तो उसको जो है एक क्लस्टर में करीब 15 से 20 किसान होते हैं, तो उस हिसाब से बताया गया। चलिए, वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु कार्यवाही की जा रही तो 8 सूत्री रणनीति पर। कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो विकसित 19 जिले, विकासशील में 40 जिले और कम विकसित में 16 जिले शामिल हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 75 जिले। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया तो किसान समृद्धि आयोग। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने हेतु राज्य में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया गया कृषि कुंभ। अब देश स्तर पे जो है उत्तर प्रदेश को देखते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो है प्रथम, ठीक है, मध्य प्रदेश सेकंड है इसमें। अब वर्ष आप देखते रहिए, वर्ष हम बताएंगे नहीं क्योंकि 2017-18 का ये डेटा है। ओके, तो कुल गेहूं उत्पादन में प्रथम है और सेकंड है मध्य प्रदेश। कुल गन्ना उत्पादन में प्रथम, सेकंड महाराष्ट्र है। कुल चीनी उत्पादन में प्रथम है और महाराष्ट्र सेकंड है। कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है और राजस्थान द्वितीय है। कुल आलू उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड बंगाल है यानी कि जो है पश्चिम बंगाल। कुल आम उत्पादन में प्रथम है उत्तर प्रदेश और जो है सेकंड आंध्र प्रदेश है। आंवला उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश है। तरबूज उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड कर्नाटक है। खरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, सेकंड आंध्र प्रदेश है। कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश प्रथम, सेकंड राजस्थान। कुल गोवंशीय पशुधन में तो द्वितीय स्थान है जो है यूपी का और पहला मध्य प्रदेश का। कुल चावल उत्पादन में जो है द्वितीय है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रथम में। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा। कुल जौ उत्पादन में द्वितीय उत्तर प्रदेश, पहला राजस्थान।
चलिए नदी तंत्र, झील, सिंचाई व भूगर्भ जल संचिकी देखते हैं। तो आज झील नहीं पढ़ाएंगे, आप नदियाँ पढ़ाएंगे आज, ठीक है। प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं तो कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। गंगा जो है जाह्नवी, भगीरथी। यमुना जो है कालिंदी, सूर्यपुत्री। गंडक जो है शालिग्राम, नारायणी, शारदा, काली, महाकाली। घाघरा कर्णाली। सरयू जो है बिबिष्टी, देविका, रामप्रिया। राप्ती जो है बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा, रथवाहिनी जिसको कहते हैं, हिंडन नदी यानी हरनंदी, अर्जी, कोसी, बाणगंगा आदि नदियां हैं तो कौन सी हैं? ये किस टाइप की? हिमालयी नदियां हैं। गोमती, गोमल, वरुणा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईसन, कर्मनाशा आदि नदियां हैं तो मैदानी नदी यानी मैदान से ही निकलती हैं। इनका जो है प्रवाह क्षेत्र बहुत लंबा नहीं है। ओके, तो सोन यानी स्वर्ण, बेतवा को वेत्रवती, केन को कर्णवती कहते हैं, टोन्स को टमस कहते हैं, चंबल को जो है चंबल, सिंध, काली सिंध, ये हैं। इसमें जो है सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिनों में बांटा गया है, जो कि कौन कौन से हैं? तो गंगा नदी बेसिन, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती और सोन बेसिन। ठीक है, तो जब आपको बेसिन अलग अलग पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। गंगा ज़्यादा प्रदूषित है कहाँ से? कन्नौज से वाराणसी तक के। ओके, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो IIT कानपुर में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी गंगा नदी जो है कौन, तो कितनी उत्तर प्रदेश में लंबाई है? इसमें 900 किलोमीटर दिया है, वैसे कहीं कहीं 750 किलोमीटर भी मिलता है। ठीक है, गंगा नदी बहती है तो 28 जिलों से होकर बहती है, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा यूपी में है। ओके, राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला है तो बदायूं है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहीं पे है, बदायूं में। ग्राम गंगा, यमुना, ठोस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, कर्मनाशा, बागमती आदि हैं तो गंगा की सहायक नदियां ये हैं। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया तो कब दिया? 2009 को, 20 फरवरी। टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी आदि हैं तो ये हैं यमुना की सहायक नदियां। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं तो हिंडन, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 आमी। यमुना में जो है यमुना नदी बहती है तो 20 जिलों से जो है होके, ठीक है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना चलाई जो है गई है कहाँ पे? तो गोमती नदी पे, लखनऊ में। लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है तो लखनऊ में। ओके, वरुणा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय जो है विकास किया जा रहा है तो वाराणसी में। गोरखपुर की आमी, ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती तथा अयोध्या की तमसा नदियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नदियों के तटवर्ती नगर तो बिजनौर, हस्तिनापुर जो है ये मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। ओके, अनूप शहर बुलंदशहर में, नरोरा बुलंदशहर में है, और बबराला संभल में है, और कछला घाट बदायूं में है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में है, बिल्लौर कानपुर नगर में है, भिठूर कानपुर में है नगर जो है कानपुर नगर, बक्सर उन्नाव में है। बक्सर जो है दो है, एक बक्सर जिला है और ये एक बक्सर ये तालुका बैठता है, यानी कि तहसील है ये। बक्सर जिला पश्चिम बंगाल में। हो गए, डलमऊ रायबरेली में है, कला कांकर प्रतापगढ़ में है, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में है, प्रयागराज खुद है, सिरसा है प्रयागराज में, मिर्जापुर चुनार मिर्जापुर में है, वाराणसी सैदपुर गाजीपुर में है, गाजीपुर शेरपुर बलिया में है, आदिनगर गंगा के तट पे बसे हैं। अब बागपत वृंदावन मथुरा जो है आगरा बटेश्वर इटावा कालपी यानी जालौन, हमीरपुर कौशाम्बी व प्रयागराज आदि नगर हैं तो यमुना के तट पर। मुरादाबाद व बरेली नगर है तो रामगंगा के तट पे। लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर है तो गोमती के तट पे। अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला और बरहालगंज, दोहरी घाट, बरहाज आदि नगर हैं तो सरयू के तट पे। गोरखपुर नगर स्थित है राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पे। मगहर स्थित है तो आमी नदी के तट पे। वाराणसी स्थित है वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य जो है गंगा के बाएं तट पे। बांदा नगर स्थित है केन नदी के तट पे। हमीरपुर स्थित है वो बेतवा और यमुना के संगम पे। चित्रकूट नगर स्थित है तो पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पे। प्रताप जो है गढ़ नगर स्थित है तो सई नदी के तट पे। सोनभद्र नगर स्थित है सोन नदी के तट पे। मेरठ व गाजियाबाद स्थित है तो हिंडन नदी के तट पे। कासगंज स्थित है तो काली नदी के तट पे। नदियों का प्रवेश निकास व मिलन
तो राज्य में गंगा का प्रवेश निकास होता है तो क्रमशः बिजनौर में जो है प्रवेश करती, बलिया में निकल जाती है। रामगंगा, तो इसका जो है बिजनौर में प्रवेश होता है। रामगंगा जो है जो मिलती है कहाँ पे, कन्नौज के निकट मिलती है। काली नदी गंगा में मिलती है तो कन्नौज के निकट मिलती है। बूढ़ी गंगा जो है गंगा में मिलती है तो बदायूं में। यमुना नदी का प्रवेश और समापन कहाँ होता है, सहारनपुर में मिलती है और प्रयागराज में, ये इसमें गंगा नदी में मिलके जो है संगम कहलाता है वहीं पे। गंडक यानी कि शालिग्राम या नारायणी नदी जिसको कहते हैं, नदी का प्रवेश व निकास क्रमशः महाराजगंज में ये आती हैं जो है इंडिया क्या कहते हैं यूपी में, और कुशीनगर जिले में मिल जाती हैं। कहाँ, तो गंगा में। अब शारदा का जो है प्रवेश कहाँ होता है, पीलीभीत जिले में होता है। शारदा नदी यानी सरयू घाघरा, तो सीतापुर में बासरा के पास मिलती है शारदा नदी जो है घाघरा में। ठीक है। गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली जो है हिंडन यानी कि हर नंदी नदी यमुना में मिलती है तो कहाँ, नोएडा के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का प्रवेश होता है तो आगरा जिले में। चंबल जो है नदी में मिलती है तो पंचनदा इटावा बॉर्डर पर, जो कि जो है इटावा में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश से आने वाली सिंधु नदी का यमुना में मिलन होता है तो कहाँ, पंचनदा यानी कि इटावा बॉर्डर पर। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा यानी कि बेत्रवती नदी का प्रवेश जो है राज्य में कहाँ होता है, ललितपुर में। बेतवा जो है बुंदेलखंड की गंगा जिसको बोलते हैं, यमुना में मिलती है कहाँ, हमीरपुर के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली केन यानी कर्णवती नदी का राज्य में प्रवेश होता है बांदा जिले में। केन यमुना में कहाँ मिलती है, तो भुजहा यानी बांदा के पास। गोमती नदी निकलती है तो कहाँ, फुलगय लीड फुल्हर जो है झील, जो कि गोमल झील कहलाती है या फुल्हर झील कहलाती है पीलीभीत से। और गोमती गंगा में कहाँ मिलती है, तो कैथी के निकट गाजीपुर में। कोई कोई गाजीपुर में कहता है और कोई कोई जो है इसको बनारस में बोल देता है, कोई कोई जो है जौनपुर, तीनों जगह बोलता है, लेकिन अब पता नहीं क्योंकि हम गए नहीं तो पता नहीं। सई नदी निकलती तो कहाँ से, भिजवान झील से, जो कि हरदोई में पड़ती है। सई नदी गोमती से मिलती है तो कहाँ, जौनपुर में मिलती है। मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन होता है तो सिरसा के पास प्रयागराज में। मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में प्रवेश और निकास सोनभद्र जिले में होता है, दोनों वहीं हो जाता है। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है, तो 23 है। प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल जो है तो 73,36,000 हेक्टेयर है। प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षित बनाने योग्य क्षेत्रफल कितना है, तो 58,72,000 हेक्टेयर। ठीक है। प्रदेश में जो है बाढ़ योग्य क्षेत्रफल अब तक सुरक्षित बनाया गया कितना, 22,98,000। केन व बेतवा नदी लिंक को जो है जल के समुचित उपयोग या वितरण हेतु उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच योजना कब जो है चालू हुई थी, तो 15 अगस्त 2015 से। तो आज के वीडियो में यही जो है पूर्ण विराम लगाया जाए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।